एक बड़ी अच्छी पंक्ति है, हो सके तो लौट के आजा जाने वाले। दरअसल में आज स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी की पुण्यतिथि है और इस मौके पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पशुपति पारस जी। पूर्व मंत्री रहे हैं, एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज का दिन तो बड़ा गमगीन करने वाला दिन है पारस जी। मेरे परिवार के लिए सबसे दुखद घड़ी है। और हम 3 भाई थे। सबसे बड़े भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे, सेकंड ब्रदर मैं हूँ, और सबसे छोटा भाई हमसे लगभग 8-9 वर्ष छोटा रामचंद्र पासवान जी थे। और घर में सबसे दुलारे प्यारे छोटा भाई तो होता ही है, छोटा बेटा तो होता ही है माँ बाप के लिए, बड़ा भाई के लिए। अब बहुत लाड प्यार से उनको हम लोगों ने पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। और वो राजनीति में जब प्रवेश किए तो उस समय में रोसड़ा लोकसभा क्षेत्र का नाम था रोसड़ा से पहली बार वो सांसद बने और लगातार 4 बार। और समस्तीपुर तब नाम बदल गया, समस्तीपुर से सांसद हुए 4 बार। और जिस समय उनकी मृत्यु हुई उसके मात्र 2 माह पहले समस्तीपुर से वो 2019 में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे मई में। और 21 जुलाई 2019 को अकस्मात हार्ट अटैक हुआ और वो हम लोग को छोड़ के चले गए। और जिस दिन उनकी मृत्यु हुई हमारा पूरा परिवार, उस समय पासवान जी भी जीवित थे, पूरा परिवार अंधकार में हम लोग चले गए। पूरा परिवार भी और उनका क्षेत्र भी, क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय व्यक्ति माने जाते थे, बहुत मृदुभाषी और हंसमुख चेहरा के लोग थे। लेकिन आज वो हम लोग के बीच में नहीं रहे। और हमारे पिताजी संत स्वभाव के थे, संत देखिए उनका मूर्ति है, संत थे, कबीर पंथ के संत थे। और बहुत मेहनत से उन्होंने हमारे तीनों भाई को पढ़ाया और लिखाया। और हमारे पिताजी का ही देन है कि आज तीनों भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। आज रामचंद्र पासवान जी हम लोगों के बीच में नहीं हैं। सबसे मेरा छोटा और दुलारा भाई आज नहीं है। मैं अधिक बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ कहीं भी उनकी आत्मा हो, भगवान उनकी आत्मा को सुख शांति प्रदान करे। चलिए पारस जी, मेरी भी उनसे कई बार मुलाकात हुई थी। मेरी भी विनम्र श्रद्धांजलि है और प्रभु उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। चलिए पारस जी, अगला सवाल लेते हैं आपसे। दरअसल में बिहार में चुनाव होने वाला है 3 महीने बाद, क्या कुछ तैयारियां हैं पारस जी? देखिए, ये 5 वर्ष में एक पर्व होता है। ऐसे धार्मिक दृष्टिकोण से देखिएगा तो महीने महीने पर्व है, चाहे कोई भी धर्म हो पर्व होता है। लेकिन ये पर्व जो राजनीतिक पर्व होता है ये 5 वर्षों में एक दिन होता है। और बहुत ही कठिन है और बहुत ही आवश्यक ये माना जाता है। और अभी नवंबर में, अक्टूबर और नवंबर के बीच में विधानसभा का चुनाव होगा। और बिहार में एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार है विगत 20 वर्षों से। और बिहार का जो विकास होना चाहिए वो विकास शून्य पर है। विकास का मतलब ये हुआ कि शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, लोगों को शिक्षित करना चाहिए, वो नहीं है। सरकारी स्कूल जितना भी आप देखेंगे तो वहाँ टीचर खुद नहीं जानता है पढ़ने के लिए, तो बच्चों को क्या पढ़ावेगा। और जिसका नतीजा है कि आज जो भी छोटा मोटा किसान भी है तो वो प्रयास करता है कि अपने बच्चे को शहर में ले जाएं और प्राइवेट स्कूल में पढ़ावें। शिक्षा की व्यवस्था चौपट है, बेरोजगारों की फौज है। 20 वर्षों में सरकारी नौकरी नहीं मिली। जो बिहार का शिक्षा व्यवस्था है, एजुकेशन है, उसमें कोई काम नहीं है। नतीजा हुआ कि लाखों की संख्या में लोग पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं और दूसरे पेशा में दूसरे स्टेट में का पलायन कर रहे हैं। लेबर मजदूर क्लास का जो लोग है वो दूसरा स्टेट में जा रहा है। तो इस ढंग से बिहार की स्थिति बहुत खराब। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति। अभी गोपाल खेनका जी की हत्या हुई, एक अधिवक्ता की हत्या, कुशवाहा जी के अधिवक्ता थे, उनकी हत्या हुई।
एक बालू के ठेकेदार थे, बड़े ठेकेदार थे, उनकी हत्या हुई। मैंने रोज़ हत्या का दौर लगा हुआ है और दलित, खास से दलित परिवार की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, लोग सुरक्षित नहीं है। उसका एक कारण है कि बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो आपको भी पता है, पूरे बिहार के लोगों को पता है कि मानसिक और शारीरिक रूप से वो स्वस्थ हैं। और हमने अपने पार्टी के संगठन के संबंध में 25 जिला बिहार में गया था, और बिहार में जो गांव देहात में जो लोगों की आवाज़ है वो सत्ता परिवर्तन की आवाज़ है। लोगों का कहना है कि एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार 20 वर्षों से है, लेकिन यहाँ कोई बड़ा कल कारखाना नहीं लगा, बेरोजगारी का फौज है, बेरोजगार लोगों की फौज है, भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है। इसलिए बिहार में लोग सत्ता परिवर्तन की चाह रखते हैं और मुझको विश्वास है कि निश्चित रूप से नवंबर में जब चुनाव होगा तो सत्ता का परिवर्तन होगा और महागठबंधन की सरकार बनेगी। पारस जी, बिहार में सत्ता परिवर्तन करवाने में पारस जी की क्या भूमिका होगी? देखिए, हमारी कोई भूमिका नहीं है, किसी की कोई भूमिका नहीं है। जनता, बिहार की जनता पॉलिटिकली बहुत जागरूक है। आपने देखा होगा कि जब देश में इमरजेंसी लगा था, बाबू जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार में आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में हम लोग भी थे। तो बिहार की जनता बहुत ही जागरूक है, बहुत ही क्वालिफाइड है। वो खुद वो समझती है कि हमको क्या करना है। एक देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया है, उस मौलिक अधिकार के अंतर्गत सबों को एक वोट देने का अधिकार है। और निश्चित रूप से बिहार की जनता का जो बहुमत है, जो झुकाव है, वो निश्चित रूप से महागठबंधन की ओर है और सत्ता परिवर्तन 100% होना तय है। पारस जी कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? चूंकि जनता ये भी जानना चाह रही है कि भाई पारस जी तो अब महागठबंधन के पार्ट हो गए हैं लगभग, तो कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? भाई साहब, कि अभी देश में 2 गठबंधन है और किसी गठबंधन का सीट शेयरिंग नहीं हुआ। तो आप जानते हैं मजबूरी है, सीट 243 है, एक अनार है और 100 बीमार है। 243 सीट है और प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी जो गठबंधन में है, तो उन लोगों का जो डिमांड है उसके मुताबिक 2000 सीट होना चाहिए, तो वो संभव नहीं है। लेकिन इसी में बैठ के हमारा प्रिंसिपल ये है कि जो जिताऊ उम्मीदवार हो, सीट कोई मायने नहीं रखता है, संख्या कोई मायने नहीं रखता है। मान लीजिए कोई 50 को सीट ले लिया और 10 को उम्मीदवार जीता, तो उससे बहस नहीं है। जिताऊ उम्मीदवार हो, कम ही सीट लो, लेकिन अधिक से अधिक संख्या में जीत के आप सरकार बनाइए, यही हमारा उद्देश्य है। पारस जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण है, हालांकि ये सवाल आपको टच भी करेगा। मोदी जी कल तक आपको बड़े अच्छे लगते थे, अब अच्छे नहीं लगते हैं? नहीं, व्यक्तिगत तो मोदी जी आज भी मुझको अच्छे लगते हैं, लेकिन भाजपा एनडीए गठबंधन की जो सरकार है, वो खास करके हमारी पार्टी और मेरे साथ में नाइंसाफ़ी किया। मैं बेमानी शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैंने कहा कि नाइंसाफ़ी किया। और हमारी पार्टी, हम लोग 5 सांसद थे और बहुत ईमानदारी से, बड़ी निष्ठा से हम लोगों ने पार्टी और एनडीए गठबंधन की सेवा की। मुझको प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुझ पर विश्वास किया गया, मुझको भारत सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया और मैं बड़ी ईमानदारी से, लगन से मैं विभाग भी चलाया। लेकिन पता नहीं कहाँ से क्या, कौन सा आफत आया और उसमें हमारे 5 सांसद को का टिकट कटा। फिर भी आपने देखा होगा कि फिर भी मैं जिस दिन इस्तीफा दिया था, उस दिन भी मैं कहा था कि मैं एनडीए गठबंधन के साथ में हूँ और टिल इलेक्शन तक मैं रहा भी। और जहाँ कहीं भी चुनाव हुआ एनडीए का, जहाँ कहीं भी मुझको निमंत्रण मिला, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ चुनाव था, वहाँ मैं नामांकन में गया में मैं गया, औरंगाबाद में मैं गया, जहाँ जहाँ भी मुझको मिला वहाँ हम गए भी। लेकिन उसके बाद जब भाजपा के लोगों ने कह दिया बिहार में कि बिहार में 5 पांडव ही एनडीए गठबंधन के पार्ट हैं, तो उसमें छठा में हम लोग का नाम नहीं था। तो ये हमारी मजबूरी थी और हमारे पार्टी का जो डेमोक्रेसी सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसमें सभी लोगों की राय हुई कि अब एनडीए गठबंधन से नाता तोड़ लिया जाए। और हमने फैसला किया दिन कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, चूँकि हम लोग के भाग विधाता भी हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के दिन 14 अप्रैल को बापू सभागार में
पूरे बिहार से हम लोगों ने घूम करके बड़ी संख्या में लोग आए और उसी दिन हम लोगों ने एनडीए गठबंधन से अपना नाता तोड़ दिया। चलिए, तो पशुपति पारस जी हैं, कहते हैं कि महागठबंधन से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मोदी को लेकर के जब सवाल पूछते हैं तो जवाब देते हैं कि हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमका मिली। फिलहाल पटना से कैमरा पर्सन राज बल्लम के साथ एसके राजीव, न्यूज़ 22 स्कोप।